मैंने वो किस्सा आपको याद कराया जिसके बलबूते पर आपने ऐसी पार्टी को गन्नौर में धराशाही कर दिया जो इतिहास रचते जा रही है। जैसे आपने अभी शुरुआत करी चर्चा की, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस बात को। बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण था जो कि पार्टी के सीनियर नेताओं को गुमराह किया गया, लीडरशिप को चीज़ें सामने नहीं आने दी। ने कहा कि हाईकमान को कुछ लोगों ने गुमराह किया। कभी सार्वजनिक तौर पर ये बातें सामने नहीं, मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा। जिन नेताओं को शायद टिकट की ज़्यादा भूख थी, उन्होंने जनता ने जो उनको सबक सिखाया वो तो सबके सामने है। मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी है, खास हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर उस वक्त ऐसे कई कारण रहे होंगे कि जिसकी वजह से वो हाईकमान को नहीं मना पाए। मैं उस चेहरे से इसलिए जुड़ा हूँ, उससे बेहतरीन इंसान मैंने देखा नहीं। आज ये भी मैं एक भावनात्मक बात बोल रहा हूँ, वो इंसान पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानता है, पूरा परिवार मान के उसने हरियाणा को आगे बढ़ाया। आपने मनोहर लाल खट्टर के एक बयान का जिक्र किया, एक बयान उन्होंने और दिया था जब आप भी साथ थे। उन्होंने कहा था कि जब टिकट कटा और मैंने फोन किया, मुझे लगा कि देवेंद्र कादियान मुझ पर क्रोधित होगा, गुस्सा होगा, लेकिन उल्टा उसने धन्यवाद कहा। ये बात सत्य है, ये हुई थी और मैं बहुत अंदर से भावुक था। तो मैंने कहा, हालांकि हो सकता है गुस्सा भी हो, और वो भावुक वाले लहजे में ही मैंने बोल दिया कि ठीक है सर, धन्यवाद आपका, आपने मेरी मदद की। हो सकता है अंदर से गुस्सा हूँ, लेकिन वर्ड मेरे वैसे हो। मैं भावुक था लेकिन गुस्सा तो था, उन पे गुस्सा भी था। मुख्यमंत्री जी से भी मुझे उस टाइम गुस्सा आया कि आप सबने मेरी मदद क्यों नहीं की, मैंने इतनी मेहनत की। सफाई अभियान से शुरुआत की आपने, काम की, सड़कों पर दिख भी रहा है, लेकिन आते वक्त मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि गंदगी की समस्या कहीं ना कहीं गन्नौर में अभी भी है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये भी आपने खुल के बताया कि मैंने पहले दिन से शुरुआत की। अभी हम कुछ कंपनियों से CSR के द्वारा कुछ विकल्प ले रहे हैं। हमारी नगर पालिका में उतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 2-3 बार सेशन के दौरान भी मैंने ये डिमांड सबसे प्रायोरिटी से रखी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टॉर्म वाटर की। अधिकारियों पर देवेंद्र कादियान दबाव बना रहे हैं काम को लेकर, कितनी सच्चाई? हाँ, ये मेरी एक आदत में है कि मुझे काम जल्दी चाहिए होता है। कई बार हमें फ़ोन करके छोटे से काम के लिए, मान लिया कहीं कोई बिजली का पोल टूट गया है, उसके लिए हम किस लिए 1 हफ्ता वेट करेंगे। देवेंद्र कादियान खुद को कहाँ देखते हैं? एज अ व्यापारी, एज अ राजनेता? मेरा इसमें सिर्फ एक ही मामला है, मैं कभी बोलता नहीं। जैसे खिलाड़ी होता है, सपोज करो क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की कोई आलोचना करे, कई बार किसी मैच में कोई फेलियर हो जाए, तो वो अपना जवाब कोई जुबान से थोड़ी देगा, वो तो अपना बैट से ही देगा ना। गन्नौर के लिए विजन क्या है? गन्नौर को मैंने वादा किया था चुनाव के दौरान, जब आप लोग चंडीगढ़ से दिल्ली आओगे, दिल्ली से चंडीगढ़ आओगे, तो आपको गाड़ी में ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ, ये गन्नौर है। साल 2024 महीना अक्टूबर का एक युवा नेता फेसबुक पर लाइव आता है और कहता है कि मेरे पिता अस्पताल में भर्ती हैं। वो टकटकी लगाए टीवी पर बस एक बात का इंतजार कर रहे थे कि कब भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करेगी कि उनके बेटे को टिकट मिल गया। मेरे बच्चे हॉस्टल में हैं और फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि पापा टिकट मिली। मैं इसीलिए कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया था। वो शख्स रोने लगता है, आंखों में आंसू थे, समर्थन मांगा जा रहा था जनता से, और इसी के साथ कहा कि अब मैं भाजपा को अलविदा कह रहा हूं। वो शख्स चुनावों में जीतता है और ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है। वो युवा नेता और कोई नहीं, देवेंद्र कादियान है, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। देवेंद्र कादियान जी, बहुत बहुत आपका वेलकम पंजाब केसरी में। मैंने वो किस्सा आपको याद करवाया जिसके बलबूते पर आपने ऐसी पार्टी को गन्नौर में धराशाही कर दिया जो इतिहास रचते जा रही है देश में। ना केवल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आपने हराया, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता को भी आपने पटकनी दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, पहला ही सवाल ऐसा रहेगा कि जिस पार्टी ने आपको इतना काम, आपने उस पार्टी के लिए किया, लेकिन आखिर में टिकट नहीं दी। कारण कई थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज होती है, सबसे पहले जो निर्दलीय विधायक ने समर्थन दिया भाजपा को, वो देवेंद्र कादियान थे। जी जी। जैसे आपने अभी शुरुआत करी चर्चा की, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस बात को, उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ें सारी की सारी मेरे अंदर से आई थी, मेरे रूह से निकली हुई चीज़ें थी। तो आज वो तो सारी चीज़ें चली गई, चुनाव भी जीत लिया, बहुत बड़े मार्जिन से गन्नौर ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आज भी वो एपिसोड लाइव हो जाता है जब कोई बोलता है, आपने जैसे बोला, और आपने कहा कि भाई चुनाव हुआ, लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिला, और फिर
हमने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। टिकट की बात भी करी आपने। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं लंबे समय कांग्रेस पार्टी में रहा, राष्ट्रीय पार्टी है, और बीजेपी में भी लंबे समय रहा, कई साल इसमें भी हमने गुजारे। तो यहाँ जो डिसीजन है वो, मेरा ये मानना है, वो राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आई थिंक देखी जाती है, वो स्टेट लेवल पे चीज़ें मैच की जाती हैं। अभी किस कम्युनिटी को कितनी टिकटें देनी है और कितनी महिलाओं को देनी है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। दूसरा, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा मजबूत हो, जिसको जनता चाहती हो, तो उसकी जो सामने वाली मित्र मंडली है पॉलिटिकल, वो भी उतनी ही मजबूत हो जाती है, उसके उतनी संख्या बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण था, जो कि पार्टी के सीनियर नेताओं को गुमराह किया गया, लीडरशिप को चीज़ें सामने नहीं आने दी। नहीं तो जब रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 17,000 कुछ वोट मिलती है, और मुझे 77, 77,500 वोट मिलती है, 60,000 से ज़्यादा का गैप। कई सीटों में तो इतनी वोटों में 2 एमएलए बन जाते हैं। जी। तो कैलकुलेशन तो की होगी कि फैसला तो गलत हुआ कहीं ना कहीं। और उस जिले में, जिस जिले में 6 में से सिर्फ कांग्रेस पार्टी को 1 ही सीट गई, इसका मतलब जिले का और वोटर का तासीर तो भाजपा की तरफ था। और कुछ दिन पहले पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारी गन्नौर विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे मोहनलाल बडोली जी, उनको जिता के भेजा उसी सीट से। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था, जो लोग चीज़ों को समझते थे, उन्होंने उस फैसले को नकारा कि आप एक ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं जिसने चंद दिन पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी के विरुद्ध काम किया, पार्टी को हराने का काम किया, और आज वो किन चीज़ों के दम पे टिकट लेके आ रहा है। तो इसलिए जनता ने नकारा, और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ वहाँ ये जो रिजल्ट आया वो सबको दिखाया। देवेंद्र जी, आपने कहा कि हाईकमान को कुछ लोगों ने गुमराह किया। कभी सार्वजनिक तौर पर ये बातें सामने नहीं, मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन अगर आपके जहन में कोई ऐसा नेता हो, क्योंकि आप तो निर्विरोध चुनकर आए, जनता ने आपको एक तरफा बहुमत दिया चुनावों में, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से नेता रहे कि जिन पर हाईकमान ने भरोसा किया? देखिए, आपने हाईकमान का कहा, और मैंने ये कहा कि लीडरशिप, जो एक प्रक्रिया बनती है, चुनाव कमेटी जो बनती है, जिससे निर्णय होता है कि कौन कैंडिडेट जीतने वाले हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें सारी चीज़ें फिल्टर होके जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे कुछ चीज़ें ऐसी होती जो इंटरफेयर करती हैं। अब रिजल्ट ने तो मेरी बात को सत्य कर दिया ना। 17,000 पार्टी को वोट मिल रही है, और मुझे 77 से ज़्यादा मिल रही है। जो रिजल्ट आया उसने भी प्रूफ कर दिया ना कि गलती तो हुई कहीं ना कहीं। तो मेरा इसमें मानना ये है कि यहाँ नाम लेने का विषय नहीं है कौन नेता थे, वो तो जिन नेताओं को शायद टिकट की ज़्यादा भूख थी, उन्होंने, जनता ने जो उनको सबक सिखाया वो तो सबके सामने है। किस तरीके से क्या चीज़ हुई वो सबके सामने है। अब चीज़ें बहुत आगे भी निकल गई, आज 1.25 साल बाद हम बैठे हैं। तो केवल विषय मेन ये है इस चर्चा पे, इस पॉइंट पे, कि हाँ, राष्ट्रीय पार्टी पे से भी गलती हो जाती है जब लोकल लेवल पे चीज़ें 100% सही आगे नहीं दिखाई जाती। बिल्कुल। सर्वे भी होते हैं, 3-3 4-4 सर्वे होते हैं। आप कहते हो कि सारे सर्वे में आप टॉप पे आए, आप कहते हो कि हाँ जनता की आवाज़ है, कहीं कोई चीज़ नहीं है, और अचानक फिर स्क्रीन पे नाम किसी और का आता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो अभी भी उसमें गुंजाइश है ठीक करने की। देवेंद्र, हमने वो तस्वीरें देखी चुनाव के दौरान, क्योंकि जब मैं कवरेज खुद करने गया था और जो वीडियोस आपके सामने आ रहे थे उसमें आप काफ़ी भावुक थे, रोए भी, एक सहानुभूति भी थी। चलिए इस बात से थोड़ा हटते हैं, बात मौजूदा वक्त की करते हैं। वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी जब मनोहर लाल खट्टर ने आपको वाकई में गले लगाया था और एक बेटे की तरह आपको प्यार करते हैं, और ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी, पूरे हरियाणा प्रदेश ने देखी, और कहा यह भी जाता है कि देवेंद्र मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी है, खास हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर उस वक्त ऐसे कई कारण रहे होंगे कि जिसकी वजह से वो हाईकमान को नहीं मना पाए। जिस इंसान की आप बात कर रहे हैं, आज तो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बार हमारे मुख्यमंत्री रहे, मैं उस चेहरे से इसलिए जुड़ा हूं कि उससे बेहतरीन इंसान मैंने देखा नहीं जीवन में। एक ऐसा इंसान
जो केवल जो उसको जिम्मेवारी हरियाणा को मिली तो केवल हरियाणा की सोचता था, जी जिसने हरियाणा को अपना परिवार माना। ये पॉलिटिकल बात नहीं है। जी जैसे आपने कहा शुरुआत में कि भाई मैं उस दिन भावुक था, आज ये भी मैं एक भावनात्मक बात बोल रहा हूँ। वो इंसान पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानता है, पूरा परिवार मान के उसने हरियाणा को आगे बढ़ाया और बहुत सारी चीज़ों के आज रिजल्ट सामने हैं कि उनकी बनाई हुई नीतियाँ। तो मैं उस इंसान से जुड़ा और एक मुख्यमंत्री के तौर पे वो मुझे मिले। मैं कहता हूँ मैंने आम जीवन में भी ऐसा इंसान नहीं देखा। आम जीवन में भी उतनी सादगी, उतनी सच्चाई, उतनी ईमानदारी, उतनी नेक इंसानियत। तो वो सारी चीज़ें उनसे देख के जुड़े। जहाँ तक टिकटों की बात है, आपको ध्यान होगा उस टाइम जब चुनाव था, मुख्यमंत्री नायब जी थे, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बुड़ोली जी थे और प्रभारी और दूसरे हमारे सीनियर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। असम से। तो वो किसी कमेटी में नहीं थे, वो किसी कमेटी में नहीं थे, चुनाव कमेटी में कि भाई चुनने में, क्योंकि वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं तो उनको उसमें मेरे को नहीं लगता कोई सक्रिय उनकी भूमिका थी। हाँ, लोगों में धारणा रहती है, लोगों में धारणा रहती है कि जब मेरी शुरुआत हुई तो उस टाइम मौके के मुख्यमंत्री थे और हम उनको एक आदर्श मान के उनकी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। कई बार कार्यक्रम में मिलना होता है तो कई बार वो भी अपने भावनात्मक चीज़ें बोलते हैं। किसी मान ले मेरे बारे में ही लास्ट टाइम एक बड़ा इवेंट था, उन्होंने एक चीज़ पब्लिकली बोल दी कि भाई ये जो आपका विधायक है ये देवा है, ये लेवा नहीं है, ये जीवन भर देता रहेगा। ये दानी आदमी है, गरीब लोगों की मदद करता है, आम लोगों से जुड़ा हुआ इंसान है और ये हमेशा दान देता है और मदद करता है, घर से मदद करने वाला इंसान है, कभी लेवा नहीं है। सियासत में आया है, इसका जो राजनीति में आने का इसका जो मकसद है वो पैसा नहीं है, ये सेवा के लिए आया है। तो कुछ चीज़ें लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मनोहर लाल जी ने ऐसी बोल दी, उसका मतलब निकाल लेते हैं। देखिए, प्रयास मेरे को लगता है मुख्यमंत्री जी ने भी किया था मेरी टिकट का, प्रयास प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी किया था, उनकी तो मैंने बहुत मदद की थी जब चुनाव लड़ा। अब तो मैं केवल अपनी किस्मत का मान के चलता हूँ। जिनको मैं आदर्श मानता हूँ वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो आपका मिलके ही रहेगा। और शायद मेरी जर्नी में लिखा हुआ था कि मुझे इस तरीके से एमएलए बनना था। और लोग तो कहते हैं कि मैं बीजेपी की से यदि टिकट लड़ता तो हो सकता है मेरा मार्जिन उससे 5-7 हज़ार कम भी हो जाता, 20-25 हज़ार से जीतता। और आज मैं एक रिकॉर्ड बना के, अपने पूरे जिले का रिकॉर्ड बना के एमएलए बनाऊं और इंडिपेंडेंट, ये भी बड़ी बात। आपने मनोहर लाल खट्टर के एक बयान का जिक्र किया, एक बयान उन्होंने और दिया था जब आप भी साथ थे। उन्होंने कहा था कि जब टिकट कटा और मैंने फोन किया, मुझे लगा कि देवेंद्र कादियान मुझ पर क्रोधित होगा, गुस्सा होगा, लेकिन उल्टा उसने धन्यवाद कहा। तो ये मनोहर लाल खट्टर की जो आपने बड़ाई जिस तरीके से की है, और धन्यवाद आखिर किस लिए किया था? आमतौर पे राजनीति में लोग 100% सच्चाई नहीं बोलते, लेकिन उस नेता की एक खूबी है, वो एक वर्ड ऊपर नीचे कर ही नहीं सकता, उसे हो ही नहीं पाता। ये बात सत्य है, ये हुई थी बात। और मैं बहुत अंदर से भावुक था जब मैंने कहा। हालांकि हो सकता है गुस्सा भी हो और वो भावुक वाले लहजे में ही मैंने बोल दिया कि ठीक है सर, धन्यवाद आपका, आपने मेरी मदद की। हो सकता है अंदर से गुस्सा हूं लेकिन वर्ड मेरे वैसे हो, तो मैंने कहा था और लिटरली मैं गुस्सा भी था कि ठीक है धन्यवाद। क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बोला, सबको बोला, सबका धन्यवाद किया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में थोड़े दिन पहले मैं अकेला ही एक ऐसा आदमी था गन्नौर के अंदर जो आपके मौके के एमएलए थे, वो सरेआम खिलाफत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, आज भी बोलते हैं, जो पूर्व एमपी थे उसका परिवार खुल के सड़क पे आगे मुखालफत कर रहा था। अकेला देवेंद्र कादियान ही ऐसा था। और इसी वजह से गन्नौर हल्के की जनता ने और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वोटरों ने मुझे एक तरफा वोट दी कि ओरिजिनल बीजेपी तो ये है, वो नहीं है जिसको टिकट मिली है, वो तो हराने वालों में था। मुझे ही भाजपा मान के टिकट दिया, वोट दिया। तो उन्होंने वो बात सत्य कही है कि ये हमारी बात हुई थी। कहने का लहजा मेरा, मैं भावुक था लेकिन गुस्सा तो था। अच्छा, उन पे गुस्सा भी था। मुख्यमंत्री जी से भी मुझे उस टाइम गुस्सा आया कि आप सबने मेरी मदद क्यों नहीं की, मैंने इतनी मेहनत की। तो कई चीजें समय के हिसाब से होती हैं। बात करते हैं गन्नौर की राजनीति की। आपको गन्नौर की जनता ने प्यार दिया, उसके बाद
ये चीज मैंने भी देखी कि जैसे ही चुनाव जीते उसके अगले ही दिन सुबह 5 बजे आप सफाई अभियान में जुट गए, जनता आपके साथ दिखी। सफाई अभियान से शुरुआत की आपने काम की, सड़कों पर दिख भी रहा है, लेकिन आते वक्त मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि गंदगी की समस्या कहीं ना कहीं गन्नौर में अभी भी है। तो उसके समाधान के लिए देवेंद्र कादियान क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये भी आपने खुल के बताया कि मैंने पहले दिन से शुरुआत की, और हम हर महीने 2 दिन मैं खुद 3 घंटे श्रमदान देता हूँ और अपने सारे जो हमारे काउंसलर एमसी हैं उनको साथ लेता हूँ, सब सफाई कर्मी जो हमारे जो परमानेंट हैं और जो हमारे आउटसोर्सिंग से हैं उनको भी साथ रखता हूँ। और एक गली ऐसी पकड़ते हैं, एक जगह ऐसी पकड़ते हैं जहाँ तक अभी हमारी सफाई उतनी अच्छी नहीं हुई, अंदर की साइड। अभी हमारी मेन रोड पे हमने बहुत सुधार किया है और कुछ कर्मचारियों की हमारे यहाँ कमी है। और आप एक मैं आंकड़ा देता हूँ जिससे आप हैरान हो जाएंगे इस बात से। मैं अकेला एक ऐसा एमएलए हूँ जिसने कोई भी सिंगल कर्मचारी नगर पालिका का अपने कार्यालय में, अपने घर में नहीं रखा। उल्टा 20 आदमी मैंने अपनी देवा संस्था से हायर करके अपने नगर पालिका को दिए हैं, अलग अलग वार्डों में दे रखे हैं कि सफाई दुरुस्त हो। और जैसे मैंने बताया, हर महीने हम 2 बार हम अपना एक कार्यक्रम रखते हैं और शहर के जो लोग सेवा करना चाहते हैं उनको भी रखते हैं। बहुत सारी गुंजाइशें हैं। अभी हम कुछ कंपनियों से CSR के द्वारा कुछ व्हीकल्स ले रहे हैं। हमारी नगर पालिका में उतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे अभी उतने पैसे नहीं हैं, तो उनसे हम सफाई के इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने 3 ट्रैक्टरों के पीछे एक मशीन आती है, जो हमने उससे मशीन दी थी, वो कामयाब नहीं हुई। वो थोड़े दिन चला के देखी, क्योंकि हमारी जो यहाँ कूड़ा जो अलग तरीके का है हमारा कूड़ा, वो केवल डस्ट को खींचती थी। तो अब हमने 3 मशीनें और दी हैं, हमारी संस्था के माध्यम से हमने उसको डोनेट किया है, और कुछ हम व्हीकल्स और ले रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि लगभग हम 50% पे पहुंचे हैं, लेकिन मुझे अपना गन्नौर स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है और सफाई की प्रॉपर व्यवस्था करनी है। इसमें मुझे अगले 6 महीने तक हम उसमें कामयाब होंगे, और मैंने सरकार से भी डिमांड की है कि कुछ कर्मचारी हमें और दीजिए। इसमें कुछ गंदा पानी की निकासी का भी एक बड़ा मुद्दा आता है। कहते हैं कि जब बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है तो गंदा पानी फंस जाता है सड़कों पर और उसमें गंदगी भी तैरती है, तो गंदे पानी की निकासी के लिए भी कुछ किया? देखिए, आपने आप तो स्वयं मीडिया से हैं, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और 2-3 बार सेशन के दौरान भी मैंने ये डिमांड सबसे प्रायोरिटी से रखी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टॉर्म वाटर की, जो बारिश का पानी है उसकी। और पुराने समय से जो जिस साइज की पाइपें यहाँ लगी हैं, चाहे वो गंदे पानी की हो, वो पुरानी है और जर्जर है, अनबैलेंस है। एक प्रॉपर एरिया में हमारा काम शुरू हो गया है, और बड़ा जो काम हमारा वो टेंडर पे है। अभी आई थिंक 17-18 करोड़ के बीच में एक हमारा टेंडर लग रहा है, और उस काम के लिए हम मतलब एक तरीके से सुपर प्रायोरिटी पे चल रहे हैं। इस बारिश से पहले हम इस समस्या से हम बाहर आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अधिकारियों की बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से जब खट्टर सरकार थी तो अधिकारियों से काम निकलवाया जाता था, और इस चीज़ के लिए आप भी बहुत मशहूर हैं कि हालांकि जो स्टेटमेंट निकल के आई, सामने आई, उसमें कहा गया कि अधिकारियों पर देवेंद्र कादियान दबाव बना रहे हैं काम को लेकर। कितनी सच्चाई? देखिए, हर आदमी की कार्यशैली अलग अलग होती है, और जो आदमी डेड ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, तो अधिकारियों में भी उसका प्रभाव होता है। जब अधिकारी को यह पता है कि केवल इसका फोन काम के लिए आता है। हाँ, ये मेरी एक आदत में है कि मुझे काम जल्दी चाहिए होता है। कई बार हमें फ़ोन करके छोटे से काम के लिए, मान लिया कहीं कोई बिजली का पोल टूट गया है, उसके लिए हम किस लिए 1 हफ्ता वेट करेंगे? वो तो 3 घंटे में चाहिए, 4 घंटे में चाहिए, 6 घंटे में चाहिए। उसी चीज़ का प्रेशर यदि फिर मतलब कहना ये बन जाए कि अधिकारी पे प्रेशर है, तो उसको प्रेशर नहीं, वो काम करने का तरीका है। हाँ, मैं टाइमलाइन अगले से पूछता हूँ, भाई मुझे टाइम बताओ, मुझे पब्लिक में टाइम बताना है कि आप 1 दिन में कर रहे हो, आधे दिन में काम कर रहे हो, तो मैं टाइम लेता हूँ। चाहे उसमें पुलिस अधिकारी है, चाहे उसमें हमारे म्यूनिसिपल के हैं, कोई उनकी मर्जी से ही टाइम लेता हूँ। ये सवाल मैंने इस संदर्भ में पूछा था क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो विधायक होते हैं, चाहे विपक्ष के होते हैं, चाहे निर्दलीय होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है तो इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होती। लेकिन आप निर्दलीय विधायक हैं, इसके बावजूद आपकी सुनवाई होती है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं। मेरा ये मानना है बहुत सारी चीजें खुद पे डिपेंड है जी। कई बार हमने ये देखा है, कुछ
मुझे डिटेल में बात बताने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में हमने ये देखा है कई टॉप लेवल के अधिकारी जो आईपीएस लेवल पे, वो छोटे अधिकारी की भी बात मानते हैं जब वो ईमानदार उनके सामने होता है, भाई ये डेड ऑनेस्ट है। और कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि उनको लगता है कि भाई हाँ इसमें ये खूबी है, तो उनकी बात माननी पड़ती है कि भाई ईमानदार आदमी है। तो हमारी जो ईमानदारी है, जो हमारी छवि है, जो हम अपने मन से अपने भाव से इस कन्नौर के लिए करने आए हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि जो सरकार की स्कीम में नहीं आते हैं या देरी से बेरीज होते हैं, तो हम अपनी संस्था से करा देते हैं। और बोलता हूँ पर्टिकुलर, आप मेरी स्पीच निकालोगे तो कोई डिमांड आती है, क्योंकि हम नए एमएलए हैं, बहुत सारी स्कीमों का हो सकता है हमें ना जानकारी हो, तो मैं लास्ट में एक लाइन बोलता हूँ कि भाई फला स्कीम है, फला उसमें नहीं आया तो देवा संस्था जिंदाबाद है। अच्छा, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी बन रही है गन्नौर में, उसका काम कहाँ तक पहुंचा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका। हमारा 70% काम कंप्लीट हुआ है, कुछ डिले हुआ था काम, अब दोबारा अपनी रफ्तार पे है। मुझे पूरा विश्वास है 2026 लास्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। और अभी लगभग हमारे 7 शेड कंप्लीट हो गए हैं, 17 शेड हैं, स्ट्रक्चर सबका खड़ा हो गया है। कुछ इश्यूज आए थे वो जिनकी वजह से डिले हुआ। एक हमारे यहाँ वाल्मीकि मंदिर था, उसको शिफ्ट करने की बात थी, उसमें एक थोड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। कुछ हमारे इरिगेशन की लैंड थी, कुछ पेड़ थे, एक पावर डिपार्टमेंट की कोई प्रॉब्लम थी, कई बार कंपनी की ओर से भी शिकायतें आई, कुछ चीज़ें डिले हुई। तो अब सब कुछ ट्रैक पे है। एक वहाँ मेजर समस्या, एक कॉलोनी शिफ्ट होनी है, वो कोई इलीगल कॉलोनी थी, उनके लिए हमने प्लॉट का प्रावधान रखा था, उसको शिफ्टिंग करने में भी टाइम लग रहा था। अब लगभग वो काम मैं समझता हूँ कंप्लीट हो। बजट आने वाला है हरियाणा का, तो उसको लेकर क्या गन्नौर सीएम क्योंकि खुद कहते हैं कि बजट को लेकर सुझाव दो, तो गन्नौर से विधायक, हमारे निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने क्या सोचा कि बजट में गन्नौर के लिए क्या डिमांड रखेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है, और ये हम पहले कभी सुनते नहीं थे, कभी पहले की सरकारों में, कि मतलब हर विधायक से, इवन कार्यकर्ताओं से भी पूछा जाता है भी आप अपने सुझाव दो, क्योंकि परमात्मा ने सबके अलग अलग दिमाग बनाए हैं, किससे कोई अच्छी चीज़ निकल के आ जाए। और ये नहीं, एक प्रॉपर वर्कशॉप रखते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, सबके सुझाव हुए और बाकायदा एक वर्कशॉप में हर किसी के हाथ में माइक दे के पूछा गया। और वो चीज़ें फिर जब बजट आया तो उस प्रोग्राम का महत्व पता चला कि वो केवल दिखावे का नहीं था, जो लोगों के सुझाव आए थे वो इम्प्लीमेंट भी हुए। तो इस चीज़ के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक गन्नौर की बात है, हमारे यहाँ कई बड़े काम हैं जो बजट की वजह से अभी नहीं हुए थे, तो वो हमने अब प्रायोरिटी से रखे। जैसे हमारे बाईपास में ज़्यादा खर्चा आ रहा था, जमीन एक्वायरमेंट का इशू था, ऊपर से फिर डेवलपमेंट का खर्चा था, और कई काम ऐसे हैं हमारे जो कि हमने कुछ सड़कें नई निकालनी हैं, तो हमने भी एक अपना प्रॉपर एक लिस्ट बनाई है, जिसके हिसाब से मुख्यमंत्री जी से जरूर करेंगे भाई अब की बार हमारी चीज़ों को बजट में जरूर रखें। तो बजट का बेसब्री से इंतजार तो आप करें। देखिए, हाँ, बजट से हटके एक और सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने बतौर एक छोटे व्यापारी से बिजनेस शुरू किया, फिर उसके बाद बड़े व्यापारी बने, फिर उसके बाद नेता बने, फिर उसके बाद एमएलए बने। ये जो सफ़र है ये कैसा रहा? और वो जो एक व्यापारी वाला जो एक होता है ना, कहते हैं कि जब नेता बन जाते हैं तो वो समाज सेवी बन जाते हैं, तो क्या लगता है कि अब लोग आपको कैसे देखते हैं? क्या कभी विपक्षी भी होते हैं, विपक्षी तंज कसते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये व्यापारी है, ये समाज सेवा नहीं कर रहा, व्यापार कर रहा है। देवेंद्र कादियान खुद को कहाँ देखते हैं, एज अ व्यापारी, एज अ राजनेता? देखिए, मेरा अपना ये मानना है, मेरा स्वयं का, कि इंसान का जो प्रोफेशन होता है, जो मेन, मान लिया आपका प्रोफेशन पत्रकारिता है, मेरा फूड का काम है, मेरा बिजनेस, चलो पॉलिटिक्स में भी है, समाज सेवा में भी, लेकिन मेन तो मेरी घर की जो दाल रोटी चलती है मेरे बिजनेस से चलती है। उसका एक बड़ा महत्व होता है आम जीवन में भी, और यदि हम पॉलिटिकल रास्ते पे आए हैं तो उसका भी उससे बड़ा एक मैचिंग होती है उन चीज़ों की। जर्नी तो मेरी बहुत सारी चीज़ों में आपने भी देखी होगी, सुनी होगी, कहाँ से हम निकल के आए, बहुत नीचे से, मजदूरी लेवल से लेके हमने छोटी छोटी दुकानें करी, फिर छोटा ढाबा बनाया, बड़ा ढाबा बनाया, एक फूड का ब्रांड बनाया, एक चेन बनाई पूरी, और आज उत्तर भारत में वेजिटेरियन फूड की सबसे बड़ी चेन है। और जहाँ तक आप ने कहा कि
कुछ लोग कहते हैं भाई इस चीज़ का व्यापार है, समाज सेवी नहीं है। मेरा इसमें सिर्फ एक ही मामला है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। जैसे खिलाड़ी होता है, सपोज करो क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की कोई आलोचना करे, भाई कई बार किसी मैच में कोई फेलियर हो जाए तो वो अपना जवाब कोई जुबान से थोड़ी देगा, वो तो अपना बैट से ही देगा ना। तो हम अपना जवाब जो है हम अपने काम से देते हैं। जब हम काम करते हैं तो उन लोगों की अपने आप बोलती बंद हो जाती है। जब वो जाते हैं कि नहीं भाई, चुनाव से पहले भी लोगों की मदद करता था, गरीब लोगों की हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था, चुनाव के बाद भी खड़ा रहता है। हमने जितनी भी सेवाएं शुरू की थी गन्नौर के लिए उनको बढ़ा दिया। आमतौर पे हमने बहुत सारे केस देखे होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कि जो सेवाएं किसी ने बस चलाई थी, किसी ने कुछ चलाया था, सब बंद कर देते हैं एमएलए बनने के बाद। हमने वो चीज़ें बढ़ाई हैं जी। हमने 10 एम्बुलेंस अपने गन्नौर के लिए समर्पित की थी, अलग अलग क्षेत्र में रहती है। अब हमारी मल्टीनेशनल एम्बुलेंस आ रही है। हमने सफाई की मशीनें कुछ पहले थी और हमने मशीनें दी हैं। हमने गरीब परिवारों में मदद की करते थे हम शादियों में, और जिन असहाय परिवार होते हैं जिनके नहीं कोई रहता है उनके घर बनाने में, तो वो चीज़ें हमने बढ़ाई है। देवा अकेडमी है, उसका हमने उसकी सीटों का साइज बढ़ाया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप काम से ही जवाब दे सकते हैं। मेरा भी यही रहता है, मैं बोलता कम हूँ लेकिन अपने सुन लेता हूँ, सुन के फिर और अपने काम में थोड़ा रफ्तार दिखाते हैं और काम के माध्यम से जवाब देते हैं। मन्नत ग्रुप देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने नाम सिलेक्ट किया है मन्नत, ठीक है, उसने कई आपकी मन्नतों को पूरा भी जरूर किया। मेरी बेटी का नाम मन्नत है। अच्छा, हाँ। हमें नहीं मालूम था। हाँ। मन्नत ग्रुप जो है कहाँ देखते हैं इसको, क्योंकि जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं वो भी मन्नत है, और मन्नत का खाना, हालांकि मैंने तो कभी देखिए टेस्ट नहीं किया, लेकिन सुना है मन्नत के खाने के बारे में। मन्नत को कहाँ देखते हैं? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से जी। जब उस टाइम हमने एक छोटा ट्रक टाइप ढाबा बनाया था, कनक ढाबा था उसका नाम। और बेटी का जो जन्म हुआ 6 में हुआ मन्नत का, तो पहले हमने ब्रांच बनाई मन्नत की। तो मैं तो बेटी को ही भाग्यशाली समझता हूँ, उसकी किस्मत का खा रहे हम सब लोग। तो आज हमारा ये मान के चलें कि हमारी 11 ब्रांच रनिंग में है, और चुनाव हमारा बीच में आया तो हमारा कुछ व्यापार प्रभावित हुआ, क्योंकि सारी कैपेसिटी चुनाव में लग जाती है, बिजनेस से ध्यान हट जाता है, साल पहले तैयारी हो जाती है। उस वजह से कुछ ब्रांचें हमारी डिले हुई। इस साल 2026 में हमारी 6 ब्रांचें जिनकी ओपनिंग होनी है, आई थिंक मार्च महीने में हमारी 2 ओपनिंग है। पंजाब में हमारी 3 ब्रांचें खुल रही है, बॉम्बे एक्सप्रेस वे में बन रही है, राजस्थान में बन रही है, हरियाणा में पानीपत नई ब्रांच बनने जा रही है, हरियाणा में पंचकुला हमारी नई ब्रांच ओपन होने जा रही है। तो 6 ब्रांचें, मिनिमम 6 ब्रांचें हमारी इस साल ओपन होंगी, और लगभग 15 ब्रांचें हमने फ्रेंचाइजी मॉडल पे साइन की हैं। इसके अलावा तो अब बिजनेस पे भी ध्यान दिया है, छोटे भाई हैं वीरेंद्र, वो बिजनेस देखते हैं। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन जो कि हमारे देश की परंपरा में रहा है, और अच्छी क्वालिटी का भोजन हम अपने देशवासियों को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास है, और धीरे धीरे पूरे देश में इसको फैलाएंगे। कोशिश रही, अब दुबई हमारा एक प्रयास है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे भारतीय रहते हैं, एक ब्रांच की वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से तैयार हो। तो ये फिलहाल हमारा। अच्छा, बिजनेस का तो आपने विजन बता दिया, गन्नौर के लिए भी आखिर सवाल, गन्नौर के लिए विजन क्या है? देखिए, गन्नौर को, जो मेरे सपनों का गन्नौर है, जो आज हमारे पास 1.25 साल निकल गया, अभी लगभग हमारे 3.25 साल बचे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें, कहीं मैं बाहर भी जाता हूँ तो मैं चाहे प्रदेश में हूँ चाहे विदेश में हूँ तो फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं। और आमतौर पे पहला ध्यान तो बजट पे जाता है, कौन सी स्कीम में चीज़ आ जाती है। लेकिन जब स्कीम में नहीं आती हैं तो फिर मैं मन बना लेता हूँ कि यार हम अपनी संस्था से कराएंगे। अब मैंने कुछ चीज़ें नगर पालिका से अपनी संस्था और अपनी मन्नत के नाम से परमिशन ली है कि हम ये सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं अपने गन्नौर का, और मेरा खुद का मन है। हालांकि चीज़ें तो प्रभावित होती है, हमारी मैनेजमेंट बोलती है कि साहब आप इतने खर्चे कराते हो, लेकिन मेरे मन के भाव हैं, अपने भाव हैं। तो गन्नौर को मैंने वादा किया था चुनाव के दौरान, जब आप लोग चंडीगढ़ से दिल्ली आओगे, दिल्ली से चंडीगढ़ आओगे, तो आपको गाड़ी में ही पता लग जाना चाहिए कि हाँ ये गन्नौर है। कुछ चीज़ें आपको ऑन हाईवे पे ही पता चलेंगी कि गन्नौर बदल गया है। आप आज की तारीख में भी जाके देखेंगे, जो किसी से भी पता कर सकते हैं। हमारी सड़कें देख लीजिए आप, एक मार्केट कमेटी की सड़कों को छोड़ के हमारी 9 सड़कें वो बची हुई है। आपको कोई भी रोड ऐसा नहीं मिलेगा। आजकल फॉग का टाइम है, हमारी सड़कें देखिए, सब पे वाइट पट्टी मिलेगी, रिफ्लेक्टर मिलेंगे। लोग मुझे बोलते हैं
कि यार धुंध में हमारी गाड़ी नहीं चल रही थी, लेकिन हमारे गन्नौर में ही रिफ्लेक्टर लगे सभी सड़कों पे, मुख्य में जो मार्ग हैं, रिफ्लेक्टर का बहुत फायदा होता है। ये चीज़ एडवांस में सोची हुई चीज़ें हैं कि अब फॉग गिरने वाली है और मुझे वाइट पट्टी चाहिए तो चाहिए खड़ा होके। और मैंने कहा जब लेट हो रहे थे, मैंने कहा भाई ये चीज़ें यदि पेड होती हों, यदि डिपार्टमेंट का पे और भी जगह का लोड रहता है, यदि ये चीज़ें बाहर के लोग प्राइवेट यदि लोग कर सकते हो तो हम अपनी संस्था से पे करेंगे, लेकिन मुझे वाइट पट्टी सारी चाहिए। धुंध में बहुत उसका फर्क पड़ता है, हादसे होते हैं। तो इसलिए मैंने जो आपका सवाल था, गन्नौर को नया गन्नौर, और जिसके अंदर हमने शुरुआत में कहा था कि हमने पूरे गन्नौर की वीडियोग्राफी कराई है, इवन गाँव की भी। हमारे यहाँ 70 पंचायतें हैं, एक म्यूनसिपल कमेटी है, वीडियोग्राफी कराई ताकि आफ्टर बिफोर करके दिखा सकें लोगों को ये वो गन्नौर था, आज वो गन्नौर। क्या बात है। तो गन्नौर को लेकर विजन बताया अपना देवेंद्र कादियान ने। अब देखना दिलचस्प रहेगा आने वाले वक्त में कि प्रगतिशील गन्नौर, विकसित गन्नौर कब बनता है। हमारी नजरें बनी रहेंगी और फिर एक बार कभी बात करेंगे जब गन्नौर का डेवलपमेंट होगा। एक बार फिर देवेंद्र कादियान से बात करेंगे और पूछेंगे कि विकास आखिर कहां तक पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। धन्यवाद, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।